आज के इस नेक्सलिज्म के वीडियो में हम समझेंगे कि नेक्सलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई, ये किस तरह से हिंदुस्तान में ऑपरेशनल है और किस तरह से हर बार नए नए ऑपरेशंस करने के बाद भी ये बिल्कुल अपने खात्मे पे पहुंचता है और दोबारा वापस आ जाता है। नक्सलबरी एक छोटा सा गांव जो वेस्ट बंगाल में है, 1967 में वहां पे शुरू हुए एक छोटे से आंदोलन ने आगे जाके इतना बड़ा रूप ले लिया, इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि करीब करीब 50 साल तक उसने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज दिया। कई गवर्नमेंट्स आई, कई गवर्नमेंट्स गई, लेकिन हर गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा फेस किया। ये और कोई नहीं बल्कि है नक्सलवादी का बहुत बड़ा आंदोलन। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम बात करेंगे इसी नक्सलाइट मूवमेंट की या नक्सलवादी की, या जिसे हम माओइस्ट मूवमेंट कहते हैं, इसकी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और इंटरेस्टिंग रिसर्चेस, डिस्कशंस और सिनेरियोज आपके सामने लेके आए, तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो नक्सलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो 1967 में हुई थी और जो इसका इंस्पिरेशन लिया गया था वो लिया गया था माओ जेडंग से। माओ जेडंग एक चाइनीज रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ये पूरा मूवमेंट, माओइज्म मूवमेंट जिसे कहते हैं, उसे चाइना में चलाया था 1940s में और ये सक्सेसफुल हुआ था। और इसके बाद ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी आज तक चाइना को रूल कर रही है। तो उसी माओइज्म से इंस्पिरेशन लेके ये मूवमेंट शुरू करा गया था वेस्ट बंगाल में, नक्सलबरी में, और उन्हीं की पूरी थ्योरीज पे ये आगे बढ़ा था। शुरू तो ये वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव से हुआ था, पर आगे चलते चलते धीरे धीरे ये ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैलने लगा। जो इसकी सबसे ज्यादा छाप पड़नी शुरू हुई थी वो था उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। बेसिकली नक्सलिज्म का जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ। तो उस समय जो है ये लैंड लॉर्ड्स बहुत होते थे, जमींदारी सिस्टम अपने चरम पे था। वो सब अमीर होते थे और जो बैकवर्ड क्लास के, लोअर क्लास के गरीब लोग होते थे, फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनके ऊपर ये लैंडलॉर्ड्स अत्याचार करते थे। उनकी जमीनें ले लेते थे, उनको खाने पीने को ठीक से नहीं देते थे, उनकी सैलरीज नहीं दी जाती थी, उनके ऊपर हर तरह का इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरह का अत्याचार किया जाता था। तो उसके खिलाफ सारे पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, लोअर क्लासेस ने, बैकवर्ड क्लासेस ने एक साथ एक ग्रुप बनाया नक्सलबरी नाम के इस गांव में और उन्होंने आंदोलन करना शुरू करा अमीर लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, बिजनेसमैन के खिलाफ। तो ये जो नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये जो पीड़ित ग्रुप था, ये जो पीड़ित लोग थे जो एक साथ उठे थे, आगे बढ़े थे, ये इस चीज से भी बहुत नाराज थे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी इनके ऊपर हो रहे जो अत्याचार हैं इनको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उनको भी जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये जो संघर्ष शुरू हुआ था, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, इसको कम करना या दबाना भी था। इमरजेंसी शुरू करने की और भी बहुत सारी वजहें थी, आप हमारे दूसरे वीडियोस में वो देख सकते हैं, पर नक्सलिज्म को कंट्रोल करना या फिर ये जो राइजिंग वॉइसेस थी, ये पावर थी, ये ग्रुप्स थे, इनको दबाना भी उन सारे रीजंस में से एक रीजन था। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये जो पिछड़ा वर्ग था, ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी, जो विक्टिम्स थे, इनको बचा नहीं पा रही थी। तो नक्सलिज्म का मूवमेंट ये मानता है कि जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके तो खिलाफ आपको जाना ही है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, ये जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम चलता है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, ये भी खत्म करना पड़ेगा, ये नक्सलिज्म मानता है। इन्हीं सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नक्सलाइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, आर्मी पे हमला करते हैं और आज के ज़माने में वो कभी कभी स्कूल्स, कॉलेजेस और नॉर्मल सिविलियंस पे भी हमला करते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो वो ये कहते थे कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं। हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं ना कोई जिसमें अमीर हो, ना जिसमें कोई गरीब हो, ना किसी के पास ज़्यादा पावर हो, ना कोई किसी के अंडर आता हो। हर कोई बराबर से रहे, कोई भी सोशल या इकोनॉमिक इनजस्टिसेस ना हो।
इस तरह की सोसाइटी को, समाज को बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए नक्सलिज्म मूवमेंट आगे बढ़ा था। अब ये जो पूरा नक्सलिज्म मूवमेंट है, जैसा हमने पहले भी बताया था, ये माओइज्म से इंस्पायर्ड है। माओइज्म ये कहता है और नक्सलिज्म भी ये कहता है कि आपको हथियार बंद संघर्ष करना है, आपको हथियार उठाने हैं और इन हथियारों को उठा के ही आपको ये जो सोशल और इकोनॉमिकल इनजस्टिसेस हैं, ये जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं सोशल बैकग्राउंड की वजह से या फिर आपके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, इनको खत्म करेंगे। हथियारों के बल पे ही बिजनेसमैन को, लैंडलॉर्ड्स को और बाकी जो समाज के अमीर वर्ग है उनको नीचे करेंगे, उनको घुटनों पे लाएंगे। अब जैसे कि अभी हमने बोला था कि नक्सलिज्म जो है वो माओइज्म ही है। माओइज्म के साथ साथ दो और थ्योरीज है जिनसे इन्होंने बड़ी इंस्पिरेशन ली है, एक है मार्क्सिस्ट और एक है लेनिनिस्ट। अब जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट है उसकी शुरुआत की थी कार्ल मार्क्स ने, और वो ये मानते थे कि जो हमारा पूरा समाज है वो दो वर्गों में डिवाइडेड है। जो एक वर्ग है, पहला वर्ग, वो है अमीर वर्ग या रिच क्लास, जो सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और जो दूसरा वर्ग है वो है वर्किंग क्लास या फिर लोअर क्लास। वो जो है, वो जो रिच क्लास है उनके लिए काम करते हैं, और रिच क्लास इस वर्किंग क्लास को कंट्रोल करता है और इनके ऊपर अत्याचार करता है। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि जब तक वर्किंग क्लास या लोअर क्लास जो है वो ऊपर नहीं उठेगा और रिच क्लास को खत्म नहीं करेगा, पूंजीवादी समाज को खत्म नहीं करेगा, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी से इंस्पिरेशन लेके नक्सलिज्म ये मानता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो फार्मर्स हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो ये अमीर लैंडलॉर्ड्स की लैंड्स पे काम करते हैं, या फिर जो ट्राइबल्स हैं, ये सब लोगों को ऊपर अमीर क्लास और गवर्नमेंट अत्याचार करती है। नक्सलिज्म ये बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से ये गरीब वर्ग को या फिर इस पिछड़े वर्ग को आगे आना है और अमीरों को, लैंडलॉर्ड्स को, बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को खत्म करना है वायलेंट रेवोल्यूशन से, हथियार बंद संघर्ष से। नक्सलिज्म ये मानता है कि इस पूंजीवादी समाज को खत्म करने के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। इसके बाद लेनिनिस्ट ये मानते थे कि जो आम जनता है, जो पिछड़ा वर्ग है या जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास है, वो खुद एक ग्रुप में आके रेवोल्यूशन नहीं कर सकता, वो अमीरों के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए एक कम्युनिटी, एक पार्टी को बनाना चाहिए जिसको हम कहते हैं वैनगार्ड पार्टी। ये जो वैनगार्ड पार्टी होगी यही मोटिवेट करेगी गरीबों को साथ में आने के लिए, यही उनको डिसिप्लिन कराएगी और यही उनको डायरेक्शंस देगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इस लेनिनिस्ट थ्योरी से, इस लेनिनिस्ट बिलीफ सिस्टम से नक्सलाइट्स ने मोटिवेशन ली और उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल पार्टी होनी चाहिए जो सारे मूवमेंट्स को, सारे आर्म्ड स्ट्रगल्स को कंट्रोल करे, जो गरीबों को, पिछले वर्ग को, ट्राइबल्स को मोटिवेट करे संघर्ष करने के लिए, और इन्हीं के कहे अनुसार ये सारे ग्रुप्स आगे बढ़ें और गवर्नमेंट को खत्म करें। तीसरी थ्योरी जो है माओइज्म या माओइस्ट मूवमेंट, जो एक्चुअली नक्सलिज्म में ही कन्वर्ट हुआ इंडिया में, वो ये कहता है कि ये जो स्ट्रगल होता है ये रूरल एरिया से शुरू होता है, विलेजेस से शुरू होता है, जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो बहुत ही गरीब तबका है सोसाइटी का, ये वहाँ से शुरू होता है। इन समाज के इन हिस्सों को, विलेजेस को, सबसे गरीब वर्ग को या ट्राइबल्स को एक साथ आना चाहिए माओइज्म के हिसाब से, और इनको धीरे धीरे स्ट्रगल शुरू करना चाहिए, और बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद फाइनली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल को खत्म करवा देना चाहिए। माओइज्म ये मानता है कि ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक बहुत लंबा स्ट्रगल है और इसमें कंटिन्यूअसली इस गरीब तबके को, जो रूरल एरिया से निकल के आएगा, उसको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे जो अर्बन एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, या जहाँ पे ज़्यादातर अमीर वर्ग रहता है,
उनको आपको चैलेंज करना है, उन पे आपको हमला करना है, उनको आपको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है और फाइनली गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। यही है बेस नक्सलिज्म का। और इसको ही मानते हुए नक्सलाइट्स जो हैं वो हथियार बंद हमले करते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर। जो पूरा ट्राइबल एरिया है, जो पूरा जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को मोटिवेट करके, इन लोगों को इंस्पायर करके ये नक्सलाइट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अच्छा, नक्सलिज्म का जो बेस है वो है प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर। हिंदी में से समझें तो दीर्घकालीन या लंबे समय तक चलने वाला जन संघर्ष। इस पूरे सिस्टम के अंडर नक्सलाइट्स ये कहते हैं कि शुरुआत इस जंग की रूरल एरिया से करें, वहां पे रह रहे लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, उनको ट्रेन करें, उनसे हथियार उठवाएं और इनको तैयार करने के बाद गोरिल्ला वॉरफेयर करें। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब है बड़े हमले करने के बजाय, बड़े वॉर्स करने के बजाय छोटे छोटे सरप्राइजिंग हमले करने चाहिए स्टेट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि धीरे 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 वो कमज़ोर पड़ते जाएं। और जब ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाए, जब बहुत सारे गांव, पिछड़ा वर्ग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ट्रेन हो जाए, एक साथ आ जाए, तो आप अर्बन एरियाज़ पे हमला बोलना शुरू करें और धीरे धीरे स्टेट को ख़त्म कर दें। ये ही जो एक सिस्टम है ये फॉलो करता है नक्सलाइट मूवमेंट और ये पूरा आया है माओइज्म से। नक्सलाइट्स ये मानते हैं कि इस पूरे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इसका जो सबसे रूट कॉज है, जो इसकी जड़ है, वो है कैपिटलिज्म। इसीलिए नक्सलिज्म कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहता है, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहाँ पे सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे सब बराबर। इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए नक्सलिज्म ये कहता है कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, इनको हमेशा लोगों से, मासेस से, लोकल्स से, जो रूरल लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि जो इनकी आइडियोलॉजी है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो और लोग इनके साथ जुड़ते जाएं। नक्सलाइट्स ये मानते हैं कि ऐसी बहुत बड़ी संभावना है कि इनके मूवमेंट में भी जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उनको कभी कभी पावर या पैसे का या वेल्थ का लालच आ जाए और वो अपने पर्सनल फेवर्स पे काम करने लग जाएं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नक्सलिज्म ये मानता है कि समय समय पे आपको अपनी पार्टी के लोगों को झंझोड़ना चाहिए, उनको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताते रहना चाहिए, उनको ये सिखाते रहना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट एम पावर इकट्ठा करना या रूल इकट्ठा करना नहीं है, हमारा अल्टीमेट एम है एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना होने देना हथियारों का प्रयोग करके। इसके अलावा नक्सलिज्म ये मानता है कि हमेशा मासेस के साथ, लोकल्स के साथ जुड़े रहो, अपने मूवमेंट को फैलाओ, बढ़ाओ और आगे जाओ, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व करो। लोकल्स को साथ लाते लाते, ट्राइबल्स को साथ लाते लाते, पिछड़े वर्ग को एक साथ जोड़ते जोड़ते ये मूवमेंट इतना बड़ा हो गया कि आगे जाके इसे कहने लगे रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर शुरू होता था बिहार से और ख़त्म होता था तमिलनाडु से। इसमें बीच में जितनी लोकल कम्युनिटीज़ थी, विलेजेस थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, सिटीज़ थी, इन सब जगह नक्सलाइट्स फैल गए थे और अपने मूवमेंट को पूरे जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे। ये जो पूरा नक्सलाइट मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, ये इंडिया में 3 फेजेस में डिवाइडेड है। जो पहला फेज है वो इनका शुरुआती दौर, जो शुरू होता है 1967 से 1973 तक। तो हुआ ये कि 1967 में नक्सलबारी, खोरीबारी और फांसी देवा, ये 3 छोटे छोटे विलेजेस थे जहाँ पे जो लोकल पीजेंट्स थे, जो वर्किंग क्लास था, जो गरीब तबका था, जो गरीब फार्मर्स थे, उन्होंने
ट्राइबल्स का साथ लेके अमीर लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। इस पूरे रेवोल्यूशन का सिर्फ एक उद्देश्य था कि इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो बंद हो और जो इनजस्टिस हो रही थी सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे वो खत्म की जाए। इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 25 मई 1967 को, जब 3 मेन व्यक्ति सामने आए जो थे जंगल संतल, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन तीनों ने प्रदर्शन किया 25 मई को 1967 में कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एक तो सही वेजेस दें, फेयर वेजेस दें जो काम करने वाले गरीब लोग हैं, और उनको सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जो भी फसल होती है उसकी। इसके खिलाफ पुलिस ने उन लोगों पे, उन प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलाई और ये रेवोल्यूशन एक हथियार बंद रेवोल्यूशन में तब्दील हो गया और यहीं से शुरुआत हुई नक्सलाइट मूवमेंट की। तो एक तरह से देखा जाए तो कानू सान्याल, जंगल संतल और चारू मजूमदार, इन तीनों ने ही मिलकर नक्सलाइट मूवमेंट की स्थापना की थी। इनमें से एक चारू मजूमदार ने आगे जाके एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। इस किताब में चारू मजूमदार ने पूरा एक रोड मैप बनाया कि किस तरह से इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट को आगे फैलाया जाए। चारू मजूमदारी वो व्यक्ति थे जो चाइना के माओ जेडोंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ये समझा था कि 1949 में जिस तरह से माओ जेडोंग ने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करके अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को चलाना शुरू किया था, चारू मजूमदार ये मानते थे कि उस वक्त चाइना में जो कंडीशंस थे, पॉवर्टी हो गई, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो गए, इस तरह के जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस चाइना में थे वही सेम कंडीशंस इंडिया में भी हैं, जिसमें अमीर तबका गरीब तबके के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसीलिए वो मानते थे कि जो माओइस्ट मूवमेंट 1949 में चाइना में जो है सक्सेसफुल हुआ था वो अल्टीमेटली इंडिया में भी सक्सेसफुल होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी इस किताब में हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स में पूरा रोड मैप बनाया, बिल्कुल माओइस्ट मूवमेंट की तरह। उन्होंने उस किताब में ये लिखा कि इलेक्शंस के थ्रू आप इस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते, या एक पार्टी फॉर्म करके एक डेमोक्रेसी बना के आप इस गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते। आपको माओइस्ट मूवमेंट ही करना पड़ेगा, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, आपको हथियारों के बल पे ही गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा और सोशल इनजस्टिस, इकोनॉमिक इनजस्टिस को खत्म करना पड़ेगा। वो ये मानते थे कि हमें जितना भी गरीब तबका है, रूरल एरियाज हैं, गरीब विलेजर्स हैं और ट्राइबल्स हैं, उनको एक साथ लाना है। कैसे एक साथ लाना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये सब कुछ उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा। यही किताब एक तरह से एक डॉक्टराइन बनी माओइस्ट मूवमेंट के आधार पे हमारे इंडिया के नक्सलाइट मूवमेंट की, और इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट या फिर रेवोल्यूशन। 1967 के अंत के आते आते कलकत्ता में पूरे भारत से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स इकट्ठा हुए और उन सब ने मिलके 1968 मई में एक ग्रुप की स्थापना की जो था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इस ग्रुप के 4 मेजर गोल्स थे। पहला गोल ये था कि एक दीर्घकालीन जंग संघर्ष, मतलब कि एक बहुत लंबा चलने वाला जंग संघर्ष को लॉन्च करना, को आगे बढ़ाना। दूसरा इनका एम था कि जो विलेजेस थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको एक साथ लाना इस मूवमेंट में। तीसरा ये चाहते थे कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनको बायकॉट किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स को बायकॉट किया जाए। किस तरह से? पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसेस में, उनके किसी भी चीज में हिस्सा ना लेते हुए। और चौथा ये बात कह रहा है कि हमको गुरिल्ला टैक्टिक्स को भी अपनाना है। ये 4 गोल्स को ये कम्युनिटी, ये ग्रुप जो था, ये पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था।
इसी ग्रुप में से कुछ लोगों ने मिलके 1969 में एक बहुत ही फेमस पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसके बाद से ही नक्सलाइट मूवमेंट अपने चरम पे पहुंचने लगा था। उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये पूरी बेल्ट में वो जो है फैलते जा रहे थे और सबसे ज्यादा इनके फॉलोअर्स जो थे वो ट्राइबल कमिटीज थे और पीजेंट्स थे, जो गरीब तबका था वो था। इनको देखते हुए इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, वो भी इनकी रेडिकल आइडियोलॉजी को मानने लगे और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ इनकी इस पूरा जो रेवोल्यूशन है इसको ज्वाइन करने लगे थे। ये अपने चरम पे पहुंचे 1971। 1971 के बाद ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे नीचे आने लगा, डिक्लाइन शुरू हो गया। 1971 में कई नक्सलाइट्स को अरेस्ट किया गया या मार दिया गया। इसमें से ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड न्यूज ये कहती है कि चारू मजूमदार पुलिस कस्टडी में मर गए। इसके बाद जंगल संतल 10 साल तक जेल में रहे और 1981 में फाइनली उनकी डेथ हो गई। जो सोल सर्वाइवर बचे वो थे कानू सान्याल। 7 साल जेल में बिताने के बाद कानू सान्याल फाइनली अपने होम टाउन नक्सलबारी लौट गए और वहां पे लोकल लेवल की लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहे। इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा इस मूवमेंट को धक्का लगा। 1975 में करीब 40,000 नक्सलाइट्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। इस वजह से ये मूवमेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया। 1970 में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे छोटे छोटे हमले कराने शुरू करे थे नक्सलाइट्स के ऊपर, और जो सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया गया था वो था 1971 में ऑपरेशन स्टेपल चेस। इस ऑपरेशन में पैरा कमांडोज, आर्मी और पुलिस ने साथ में काम किया और कई हजार नक्सलाइट्स को या तो मार दिया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये इतना कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट था, इतना कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन था कि उस समय के जो होम मिनिस्टर थे गोविंद नारायण, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को बोला था कि इसके ना ही कोई रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ना ही इसकी कोई पब्लिसिटी होनी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए जनरल सैम मानेकशॉ ने कोई भी रिटन ऑर्डर्स भी पास नहीं किए थे। इस लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी थी इस पूरे मूवमेंट की और ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट भी रहा। इसके बाद नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलाइट रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। इसको देखते हुए 1973 में जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था नक्सलाइट्स का, वो 40 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था और अब ये लोकल्स की या गरीबों को इक्वालिटी दिलाने का मूवमेंट ना रह गया था और बल्कि इंडिविजुअल ग्रुप्स का टेररिज्म बन गया था। ये इंडिविजुअल लेवल पे लोकल कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज में टेररिज्म फैलाने लगे थे। दूसरा फेज शुरू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से, मतलब 1975 से लेके 1990s तक। इमरजेंसी के टाइम पे नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा आहत हुआ था, बहुत कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद ही नक्सलाइट्स दोबारा आए और इस बार और ज़्यादा एग्रेसिव होके आए। एक एस्टिमेट के हिसाब से 1980s में करीब 30 ग्रुप्स थे जो एक्टिव थे नक्सलाइट्स के, और ये हिंदुस्तान की हर स्टेट में फैल चुके थे। एक नंबर, एक आंकड़े को समझे तो करीब 30,000 रिकॉर्डेड नक्सलाइट्स थे जो हर स्टेट में ऑपरेशनल थे। दीर्घकालीन जनसंघर्ष या लंबे समय तक चलने वाला जनसंघर्ष की ये जो आइडियोलॉजी माओइस्ट की थी, इसको फॉलो करते हुए ये जो पूरा नक्सलाइट मूवमेंट था अब 1980s में वेस्ट बंगाल से शिफ्ट होके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। सबसे ज़्यादा ये एक्टिव जो हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश में, और ये अपने चरम पे पहुंचने लगा जब सीपीआई लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी का जन्म हुआ 1980s की दशक में। सीपीआई एमएल के अलावा आंध्र प्रदेश में ही पीपल्स वॉर ग्रुप PWG नाम की एक पार्टी लॉन्च की गई, जिसको लॉन्च किया था कोंडापल्ली सीतारमैया ने। इस ग्रुप ने बहुत काम किया नक्सलाइट्स के लिए, मार्क्सिस्ट को फॉलो करके, माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए
और फाइनली 1992 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको बैन किया, लेकिन फिर भी ये अंडरग्राउंड होके कंटिन्यूसली आंध्र प्रदेश में काम करते रहे। आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार में भी नक्सलाइट्स का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ गया था और एक पार्टी जिसका नाम था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रेवोल्यूशन छेड़ा बिहार में जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उनके खिलाफ। और इसके साथ ही साथ पूरे देश में नक्सलिज्म अपने चरम पे पहुंचने लगा। इसी तरह से जब नक्सलाइट मूवमेंट का प्रेजेंस हिंदुस्तान की हर स्टेट में हो चुका था और इनका जो वायलेंस था, जो अटैक्स थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो 1985 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मिलके एक एंटी नक्सलाइट टास्क फोर्स बनाई, जिसका नाम रखा गया ग्रे हाउंड्स। इस टास्क फोर्स से काम करते करते करीब 1993 तक 9000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया था। आगे चलते हुए जैसे जैसे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होता गया, पुलिस की ताकत बढ़ती गई, नए नए वेपन्स आते गए, अर्ली 2000s के आते आते ज़्यादातर स्टेट्स से नक्सलाइट मूवमेंट या तो खत्म हो चुका था या बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। अब शुरू होता है फेज 3, जो चला था अर्ली 2000 से लेके आज तक। अब 2004 में ये हुआ कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, जो बिहार में ऑपरेशनल था, वो मर्ज हुआ पीपल्स वॉर ग्रुप के साथ, जो आंध्र प्रदेश में ऑपरेशनल था। और इन दोनों ग्रुप्स ने मर्ज होकर बनाई एक पार्टी जिसका नाम था सीपीआई माओइस्ट या फिर सीपीआई-एम। सीपीआई-एम को माना जाता है कि ये सबसे बड़ी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी और सबसे ज़्यादा वायलेंस और किलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स की। इन सब चीज़ों को देखते हुए 2006 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये बोला भी था कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो नक्सलाइट्स से ही है। सीपीआई-एम क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी जो बनाई गई थी, इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा वायलेंस करा सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर पे, जो शुरू हो रहा था बिहार से और ख़त्म हो रहा था तमिलनाडु पे। ये जो पूरा एरिया था, ये इंडिया का बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। इस एरिया में इन्होंने सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस मचा रखा था और किसी भी तरह के डेवलपमेंट को होने नहीं दे रहे थे। ये मूवमेंट धीरे धीरे माओइस्ट के फॉर्म में नेपाल में भी एक्टिव हुआ और इसको कहा जाने लगा कि इनका प्रेजेंस जो है वो पशुपति से तिरुपति तक हो गया है। इसको आगे बढ़ाते हुए अपने पीक में नक्सलाइट्स ने करीब करीब 30% ऑफ इंडियन लैंड पे किसी न किसी तरह की हलचल मचा रखी थी। करीब करीब 20 इंडियन स्टेट्स इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रही और जो सिवियरली इफेक्टेड स्टेट्स थी वो थी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक किया माओइस्ट ने या नक्सलाइट्स ने वो था 2010 में, जब उन्होंने करीब करीब 76 पुलिस ऑफिशियल्स को मार दिया था। इसके बाद 2013 ने इन्होंने फिर से नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन प्राप्त किया, जब इन्होंने करीब करीब 26 लोगों को मारा था सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स भी थे, जैसे कि महेंद्र कुमार, नंदन पटेल और विद्याचरण शुक्ला। नक्सलाइट्स के बढ़ते हुए उपद्रव को देखते हुए फिर से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसके अंतर्गत फिर से कई हजार नक्सलाइट्स मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। हर कोशिश के बाद भी 2000s में और 2020s में ये बार बार वापस आते गए। इनका प्रेजेंस 2022 में मध्य प्रदेश में भी पाया गया और इन्होंने जो है एरियाज को होल्ड करना शुरू किया कान्हा टाइगर रिजर्व में। हर तरह की कोशिशों के बाद भी, आर्मी और पुलिस की हर तरह के ऑपरेशंस के बाद भी नक्सलिज्म बार बार खत्म होता है और दोबारा वापस आ जाता है। ये एक दीमक की तरह हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को खा रहा है और खत्म करने के बाद दोबारा लौट के आ जाता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, डिस्कशंस और फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज डू like our video and subscribe our channel. Thank you so much.